मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। प्रमाण ज्ञान की चर्चा हम कर रहे हैं और प्रमाण ज्ञान के अंतर्गत मति ज्ञान की चर्चा हुई, अवधि ज्ञान श्रुत ज्ञान की चर्चा हुई, अवधि ज्ञान की चर्चा भी हमने कल पूर्ण की है। आज मनपर्य ज्ञान की चर्चा क्रम प्राप्त है। अत्यंत रोचक विषय है और इसको हम सबको समझना भी चाहिए कि हमारे ज्ञान की विशेषता किस स्तर तक जान सकती है, क्या सामर्थ्य है हमारे ज्ञान में, इसका हमको बहुमान तो आना ही चाहिए। जब तक स्वभाव का ही बहुमान आता नहीं है तब तक स्वभाव की सन्मुखता संभव नहीं है। और ये सारा प्रयोजन जो भी हम कर रहे हैं हमारे स्वभाव की सन्मुखता के लिए ही हो रहा है। ये हमको एक समय के लिए भी विस्मृत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम पढ़ रहे लेकिन क्यों, हम कमा रहे लेकिन क्यों, ये प्रश्न जब तक नहीं आता है तब तक हमारी वो जो कोई क्रिया हो रही है वो यूजलेस है, विशेष फलने वाली नहीं है, कार्यकारी नहीं है। आइए अब मनपर्य ज्ञान का सूत्र पढ़ते हैं। सूत्र है 23वां सूत्र, 23, पहले अध्याय का 23वां सूत्र। क्या है सूत्र? रुजु विपुलमति मनपर्यय। एकदम शॉर्ट सूत्र है, एक झटके में याद हो जाएगा। रुजु विपुलमति मनपर्यय मतलब क्या? संधि करके देखते। रुजु मनपर्य ज्ञान, रुजु मति, वो मति जो है ना यहां पर भी लगाना, रुजुमति मनपर्य ज्ञान और विपुलमति मनपर्य ज्ञान। अब रुजु का अर्थ और विपुल का अर्थ क्या है ये हमको करना है। मनपर्य ज्ञान दो प्रकार का होता है, रुजुमति और विपुलमति। रुजु का अर्थ सरल, विपुल का अर्थ बहुत सारा नहीं, विपुल का अर्थ होता है वक्र। क्या होता है? वक्र मतलब क्या? टेढ़ा। तो वक्र का अर्थ यहां पर ऐसे लिया है, चिंतित, अचिंतित, अर्धचिंतित। क्या कहा? चिंतित, अचिंतित, अर्धचिंतित। अब फिर से, ये तो मैंने शब्दशः अर्थ किया, तो यहां पर कह रहे हैं रुजुमति मनपर्य ज्ञान सरल विषय को जानता है, विपुलमति मनपर्य ज्ञान वक्र विषय को जानता है। और वक्र का अर्थ चिंतित, अचिंतित, अर्धचिंतित जो कोई विषय था उस विषय को
दूसरे के मन में स्थित विषय को वो जान लेता है। ठीक है, एक मिनट। ये हमको नहीं चाहिए शीतल, मिळाले की हमको नहीं चाहिए बोल देना, वो भी रख देना ना। वो कागज क्यों ले आते? तुम केवली हो गए। पंती ठीक है। क्या बात चल रही थी हमारी? विपुलमति और रुजुमति। रुजुमति सरल विषय को जानता है, विपुलमति वक्र विषय को जानता है। वक्र अर्थात चिंतित, अचिंतित या अर्धचिंतित विषय को जान रहा है। कौन सा विषय? कह रहे किसी के मन में स्थित विषय या विकल्प या विचार को ये मनपर्य ज्ञानी जानता है। अब हम ओवरऑल अब एक परिभाषा तैयार करते हैं। मनपर्य ज्ञान क्या कर रहा है? दूसरे के मन में स्थित विषय को मनपर्य ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। ठीक है। अब एक प्रश्न फिर से खड़ा हो रहा है। क्या प्रश्न खड़ा हो रहा है? कि दूसरे का मन तो चाहिए ना, तो मन में स्थित पदार्थ की बात चल रही है। तो मन में स्थित पदार्थ अर्थात यहां मन का अवलंबन है, तो ये मति ज्ञान की बात हो गई। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। फिर से प्रश्न में आप जरा समझना, ये मति ज्ञान, मन में स्थित पदार्थ कहकर क्या ये मति ज्ञान की बात हो रही है? तो कह रहे ऐसा नहीं, मति ज्ञान की बात नहीं हो रही है। यहां पर मन में स्थित का अर्थ एक एग्जाम्पल के माध्यम से देता हूं। देखो, जैसे आकाश में एक चंद्रमा है, तो क्या चंद्रमा आकाश के आधार से है क्या? नहीं। फिर भी हम क्या कहते हैं? आकाश में चंद्रमा है, राइट? वैसे ही यहां पर कह रहे मन में विषय है। समझ में आ रहा है क्या? चंद्रमा अपने आधार से है, अपने स्वयं के आधार से है, और आकाश अपना अपना स्वतंत्र है। लेकिन जब भी कथन किया जाता है आकाश में चंद्रमा है, अब आकाश में चंद्रमा देखो, वैसे ही यहां पर मन में स्थित विषय को देखो। ठीक है, देखा जा रहा है। तो यहां पर मति ज्ञान पने की कोई बात नहीं है। यहां पर दूसरे के मन में स्थित किसी विकल्प को जाना जा रहा है। एक प्रश्न और खड़ा हो रहा है। सब अभी अभी आपने कहा कि दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को, लेकिन द्रव्य मन को तो जानने की बात है ही नहीं। यहां पर तो भाव मन में स्थित पदार्थ को जानने की बात है। अर्थात भाव मन के माध्यम से जो जान रहा है, क्योंकि चेतन, ये तो चेतन है। समझ में आ रहा है क्या? फिर से, द्रव्य मन तो पुद्गल है, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन विकल्प कहाँ हो रहे हैं? विकल्प हो रहे मन में, अर्थात भाव मन में। और भाव मन ये चेतन है। तो चेतन को आपने पुद्गल कैसे कह दिया? कैसे कह दिया मतलब आगे चलकर कहने वाले, अभी तक तो कहा नहीं है, लेकिन मैं प्रश्न उठा रहा हूं। क्यों? क्योंकि एक सूत्र आगे चलेगा। क्या? रूपीश्व अवधे। हाँ, और आगे क्या है उसके? तदनंत भागे मन पर्ययस्य। मतलब अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है, और उस अवधि ज्ञान के विषय का अनंतवा भाग क्या जान रहा है? मन पर्यय ज्ञान जान रहा है। ठीक है। कहने की बात इतनी है कि अवधि ज्ञान के विषय में ही अधिक सूक्ष्मता से मन पर्यय ज्ञान जान रहा है। तो मन पर्यय ज्ञान का विषय क्या हो गया? रूपी पदार्थ हुआ। अब यहां पर हम कह रहे हैं कि भाव मन में स्थित पदार्थ को वो जान रहा है, अर्थात भाव मन में स्थित विषय या विकल्प को ये जान रहा है। तो विकल्प को यहां पर
रूपी कहा जा रहा है। समझ में आ रही क्या बात? आप कहोगे कैसे, संभव ही नहीं है, भाव मनसो ये चेतन। देखो अपेक्षा है, कथन अपेक्षाकृत किया जा रहा है। यदि अब थोड़ा सा लॉजिक लगाना, अब हम रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो क्या तकलीफ होगी? यदि हम उसको भावमन को चेतन पदार्थ को ही जान रहा है ऐसा मानेंगे तो क्या तकलीफ आएगी? तो कह रहे हैं यदि ये चेतन पदार्थ को जान रहा है या चेतन के विकल्प को जान रहा है ऐसा मानेंगे, उसको रूपी नहीं मानेंगे, तो तकलीफ ये आएगी कि ये डायरेक्टली आत्मा को जान रहा है, ये बात फलित हो जाएगी। और दूसरी बात, फिर मनपर्य ज्ञान और अवधि ज्ञान मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है, ये सिद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मनपर्य ज्ञान फिर आत्मा को भी जान सकता है। जब दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जान सकता है तो अपने मन में स्थित भी पदार्थ को जान सकता है ना, तो फिर तकलीफ खड़ी हो जाएगी। अर्थात अपने आत्मा को भी जानने की सामर्थ्य हो गई इसको, मनपर्य ज्ञान को। तो इसका मतलब मतिश्रुत ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं, मनपर्य ज्ञान चाहिए होगा, और अगर नहीं हुआ मनपर्य ज्ञान तो मुक्ति नहीं होगी। तो ये सारे प्रश्न या सारी तकलीफें यहाँ पर खड़ी होने वाली है। इसलिए यहाँ पर रूपी पदार्थ कहकर या मन का जो विकल्प है, मन का जो विचार है, इसको रूपी पदार्थ कहकर उसको पुद्गल के खाते में डाल दिया जाता है और फिर उसको जान सकता है। समझ में आ रहा है क्या? अब एक प्रश्न आगे, और प्रश्न ये है कि मनपर्य ज्ञान ये दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जान रहा है। देखो मतलब क्या, दूसरे मान लीजिए मैं विशाल भैया आपके मन में कोई विकल्प चल रहा है, उस विकल्प को मैं यहां से बैठकर जान गया, उपयोग लगाया और मैं जान गया क्या विशाल भैया ये सोच रहे हैं। ओके, तो ये सोच रहे, इतनी ही बात नहीं जानी आपने। मान लो आपका किसी कस्टमर का कोई प्रॉब्लम आया है कि उसका कोई इशू है, तो उस इशू के बारे में भी मैंने जाना। समझ में आया? मतलब मान लीजिए कि कोई XYZ वहां उसके पास में कोई प्रोडक्ट आपका पड़ा है, तो उस प्रोडक्ट के बारे में भी मैंने जाना। समझ में आ रहा है क्या? देखो देखो फिर से, मैंने आपके मन में स्थित वो जो प्रोडक्ट का विकल्प चल रहा है, उस विकल्प को जाना, और उस विकल्प के माध्यम से जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऐसे विकल्प रूप है ऐसा मैंने जाना। तो ये मनपर्य ज्ञान की ये खासियत, विकल्प प्लस उस विकल्प में स्थित जो प्रोडक्ट जाना जा रहा है, आप जैसा जान रहे हैं उस प्रोडक्ट को वैसा जानेगा। मतलब क्या, अगर आप गलत जान रहे हैं प्रोडक्ट को, तो मैं भी मनपर्य ज्ञान के माध्यम से गलत ही जानूंगा। समझ में आ रहा है? अब इस न्याय से मैं मनपर्य ज्ञान से कितने द्रव्यों को जान सकता हूं, प्रश्न है। अभी मैं बता आया हूं कि मनपर्य ज्ञान तो रूपी पदार्थ को जान रहा है, राइट? लेकिन मनपर्य ज्ञान के माध्यम से जानने की सामर्थ्य कितनी हुई? कह रहे हैं कि 6 द्रव्य जानने में आ सकते हैं, बशर्ते सामने वाला व्यक्ति यथार्थ रूप से जानता हो। अगर गलत रूप से जान रहा है तो गलत रूप से ही जानने में आएंगे। समझ में आ रहा है क्या? और एक याद रखना कि वे पदार्थ नहीं जानने में आएंगे, वो विकल्प रूप पदार्थ, वो विकल्प ऐसा है और उस विकल्प के अनुसार वो पदार्थ का भी इमेजिनेशन होगा। पदार्थ डायरेक्टली नहीं जानने में आएगा, पदार्थ का ऐसा ऐसा विकल्प चल रहा है वो जानेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये बात मनपर्य ज्ञानी की हो गई। 6 द्रव्य, इस न्याय से आत्मा के बारे में भी वो जान सकता है कि सामने वाला आत्मा के बारे में ऐसा जानेगा। ठीक है, अब एक प्रश्न है फिर से, मनपर्य ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा लिए जान रहा है, अर्थात
कितना द्रव्य जानेगा, ये बात है। कितने क्षेत्र संबंधी जानेगा, ये दूसरी बात है। कितने काल संबंधी जानेगा, ये तीसरी बात। और कितने भावों को जानेगा, ये चौथी बात। समझ में आ रहा है? तो इसमें भी लिमिटेशंस है, परम्यूटेशंस चलेंगे। समझ में आ रहा है? कहने की बात इतनी है कि मान लो मैं किसी पदार्थ को जान रहा हूं, किसी के मन में विकल्प को जान रहा हूं, और ऐसा हो सकता है कि अभी इसने चिंतन ही नहीं किया हो। ठीक है, सामने वाले ने अभी तक उसका चिंतन ही नहीं किया हो, और मैं अभी वो आगे चलकर क्या चिंतन करने वाला है, इसकी बात मैं मनपर्य ज्ञान के माध्यम से जान सकता हूं। समझ में आया? इसलिए तो कहा चिंतित, अचिंतित, अचिंतित के ऊपर गोला लगाओ, और अर्धचिंतित। अर्धचिंतित मतलब अभी तक पूरा चिंतन नहीं हुआ है सामने वाले का, और इसने तो कर दिया कि यह ऐसा चिंतन करने वाला है या करेगा, इसलिए तो इस विपुलमति ज्ञान को वक्रता लिए जान रहा है। वक्रता मतलब क्या? विशेषता, अधिकता लिए, सूक्ष्मता लिए जान रहा है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के मनपर्य ज्ञान, मैंने मति ज्ञान बोला क्या? मनपर्य ज्ञान, मनपर्य ज्ञान। रुजुमति मनपर्य और विपुलमति मनपर्य। देखो इन दोनों में अंतर भी दिया है, अपन वो भी पढ़ लेते हैं। और एक बात, विपुलमति सरल और कुटिल दोनों पदार्थों को जानता है। ऐसा नहीं मात्र कुटिल ही कुटिल। कुटिल मतलब क्या? चिंतित, अचिंतित, अर्धचिंतित। ओके, कुटिल मतलब कूटनीति, ऐसा वैसा नहीं कह रहे। ओके, या वक्रता, मायाचारी वाली बात नहीं चल रही है यहां पर। कुटिल मतलब सरलता से जो जाना नहीं जाए उसको कुटिल कह रहे हैं। ठीक है, अब रुजुमति का क्या है? चिंतित पदार्थों को जानता है, मतलब जिसने ऑलरेडी चिंतन किया है या चिंतन कर रहा है उस पदार्थ को जानेगा। विपुलमति क्या है? चिंतित, अचिंतित और अर्धचिंतित तीनों को जानेगा। फिर रुजुमति में विशुद्धता कंपैरेटिवली कम होती है, और विपुलमति में वेरी लॉजिकल विशुद्धता अधिक होगी। याद रखना, रुजुमति में भी जगन्य से उत्कृष्ट वाली रेंज है, और विपुलमति में भी जगन्य से उत्कृष्ट वाली रेंज है। वैसे एक प्रश्न पूछो आपको कि मनपर्य ज्ञान कौन से गुणस्थान में प्रकट होता है? प्रकट कहाँ होता है और उसका उपयोग कहाँ होता है? अब मैं क्लियर बात कर रहा हूं। आपकी आवाज नहीं आई मुझे। सातवें गुणस्थान में मनपर्य ज्ञान रूपी रिद्धि प्रकट हो जाती है जीव को, और उसका प्रयोग छठवें गुणस्थान में होगा। ठीक है, छठवें गुणस्थान, क्योंकि वो विकल्प किए बिना ये मनपर्य ज्ञान के माध्यम से नहीं जान सकता। ओके, तो ये बात है। अब रुजुमति मनपर्य ज्ञानी जो है वो प्रतिपाती है। प्रतिपाती मतलब गिर सकता है, कम हो सकता है या गिर भी सकता है। ओके, लेकिन विपुलमति मनपर्य ज्ञान अप्रतिपाती, गिरेगा नहीं। ओके, एक लास्ट, रुजुमति तद्भव मोक्षगामी हो जरूरी नहीं, हो अथवा नहीं भी हो, नियम नहीं है। लेकिन विपुलमति मनपर्य ज्ञानी नियम से तद्भव मोक्षगामी ही होता है। ठीक है, तो ये कुछ अंतर रुजुमति और विपुलमति में है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है हमको। अब रुजुमति और विपुलमति के
द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा जानने की सामर्थ्य के बारे में विचार करेंगे। क्या कह रहे हैं? रुजुमती और विपुलमती द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा कितना जानते हैं उसकी बात करेंगे। देखो, रुजुमती जो है ना, रुजुमती मनपर्य ज्ञान एक समय द्रव्य अपेक्षा चर्चा चल रही है। द्रव्य अपेक्षा चर्चा चलेगी। जघन्य रुजुमती पहला लाइन होगी, दूसरी लाइन में उत्कृष्ट विपुलमती, उत्कृष्ट रुजुमती, फिर विपुलमती में भी जघन्य विपुलमती और उत्कृष्ट विपुलमती कितने द्रव्य को जान सकते हैं इसकी बात करनी है। देखो, जघन्य रुजुमती एक समय में निर्जरित औदारिक शरीर परमाणुओं का स्कंद। क्या कह रहे हैं? एक समय में खिरा हुआ, अर्थात एक समय प्रबद्ध, समझ में आ रहा है? एक समय में खिरा हुआ औदारिक परमाणुओं का स्कंद प्रमाण वर्गणाओं को जानता है। समझ में आया? तो ये क्या कर रहा है? एक शरीर में जितने भी प्रत्येक समय में औदारिक परमाणु खिर रहे कि नहीं खिर रहे, मान लो हमारा शरीर है ये, है, हमको क्या लग रहा है कि ये शरीर कायम बना रह रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। प्रत्येक समय में औदारिक पूर्व समय में ग्रहण किए औदारिक वर्गणाएं छोड़ी जाती है और नवीन वर्गणाएं ग्रहण की जा रही है। समझ में आ रहा है क्या? तो आहारक है ना, ये आहार वर्गणाएं है। तो कह रहे हैं कि ये ऐसा प्रत्येक समय में चल रहा है। तो अब यहां पर कह रहे हैं रुजुमती मनपर्य ज्ञान कितने, कौन से टाइप के स्कंदों को जान रहा है? तो कह रहे एक समय में निर्जरित औदारिक शरीर परमाणुओं के स्कंद को जानता है। मतलब क्या, समझ में नहीं आ रहा है? आप अभी अभी कह रहे हो कि मन में स्थित पदार्थों को जानेगा। हाँ, मन में स्थित पदार्थों को जानेगा, लेकिन वो पदार्थ किस टाइप का है उसकी बात चल रही है। पदार्थ यदि कारमान वर्गणा वाला हो तो नहीं जानेगा। पदार्थ यदि मनोवर्गणा वाला हो तो नहीं जानेगा। ये इसने मान लीजिए कि ऐसा विचार किया कि मेरा ऐसा रूप हो, ओके, मैं इतना सुंदर या इतना गोरा दिखूं, ऐसा इसने विकल्प किया। ओके, तो ये विकल्प किया ना, तो ये कुछ औदारिक वर्गणा संबंधी किया ना, शरीर संबंधी किया, तो इसको जानेगा। इसने ऐसा विचार किया कि मुझे आज सोना मिले तो, या मुझे आज रुपया पैसा मिले, तो इसने जो कोई आहार वर्गणा स्थूल रूप से जानी ना, इनको तो वो पकड़ सकता है। समझ में आ रहा है क्या? जो स्थूल है ऐसी औदारिक वर्गणाओं को वो ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो ये किसकी बात चली? जघन्य रुजुमती मनपर्य ज्ञान की। अब आगे उत्कृष्ट रुजुमती मनपर्य ज्ञान, ये क्या जान रहा है? कितने स्कंदों को जान रहा है? तो देखिए, नेत्र इंद्रिय से निर्जरित परमाणुओं का स्कंद। अभी नेत्र इंद्रिय कितना है? इतना छोटा है ना? तो इतने से क्षेत्र प्रमाण वो जान रहा है। थोड़ा सा अभी पकड़ना इस बात को। रुजुमती, जघन्य रुजुमती कितना शरीर प्रमाण जान रहा था, और ये आंखों से निर्जरित, आंखों जितने निर्जरित परमाणुओं को जान रहा है। इसका मतलब जघन्य रुजुमती स्थूल परमाणुओं को जान रहा था, ये उससे सूक्ष्म परमाणुओं को जान रहा है। यहां पर कैसे लगाना है? अगर सूक्ष्म जान रहा है तो स्थूल जानेगा ही जानेगा, ये कह रहे हैं। समझ में आया?
जैसे हम यूं कहे कि जब मैं 10वीं का अभ्यास मेरा क्लियर है, इसका मतलब पहले का अभ्यास क्लियर है ही है। समझ में आ रहा है? लेकिन जो पहले स्टेज में है उसको 10वीं के स्टेज का नहीं मालूम होगा। अर्थात सूक्ष्म और स्थूल का फर्क है, इतना आप समझ लीजिए। तो उत्कृष्ट रुजुमती ये कितने पदार्थों को नेत्र इंद्रिय से निर्जरित द्रव्य अर्थात उतने प्रमाण स्कंदों को जानता है। ठीक है, ये भी औदारिक शरीर संबंधी ही बात है और पहले भी औदारिक शरीर संबंधी ही बात थी, लेकिन पहले वो स्थूल रूप से अखंड शरीर प्रमाण वर्गणाएं हो तो जानेगा, इतनी बड़ी तो होनी चाहिए। अब कह रहे इतनी सूक्ष्म भी हो, इतनी कम भी हो तो भी उनको पकड़ सकता है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब एक मोटी भूल और एक सूक्ष्म भूल, तो सूक्ष्म भूल को भी पकड़ने की बात, मैं भूल की बात कर रहा हूं, लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि एक मोटा मोटा स्थूल पदार्थ और एक सूक्ष्म पदार्थ, तो सूक्ष्म पदार्थों को भी जानने की सामर्थ्य यहां पर बता रहे उत्कृष्ट रुजुमती में। ठीक है, अगला अब देखो, जघन्य रुजुमती का असंख्यात्वा भाग कौन है? उत्कृष्ट रुजुमती का विषय। समझ में आया? तो उसका असंख्यात्वा भाग कहकर छोटा हो गया क्षेत्र, ऐसा नहीं, सूक्ष्म हो गया क्षेत्र। स्थूल तो जानेगा ही जानेगा, लेकिन सूक्ष्म भी जानेगा, ये कहना है। जघन्य रुजुमती स्थूल ही जान रहा था, ये स्थूल प्लस सूक्ष्म दोनों जानेगा। ओके, भले क्षेत्र कम हो गया तो उसकी पावर मैग्निफिकेशन ज्यादा हो गई है, ये समझना। जैसे हम एक लेंस है, लेंस के माध्यम से हम और उसमें ज्यादा वेरिएशंस जानने की सामर्थ्य रखते हैं, और नेकेड आइज से हम इतना जान नहीं सकते, वो तो स्थूल जानेंगे, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे हम ज्यादा सूक्ष्म जान पाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा समझना। आगे अब विपुलमती में देखते हैं, जघन्य विपुलमती कितना जानेगा। कह रहे जघन्य विपुलमती सूक्ष्म मनोवर्गणा के योग्य खिरने वाले स्कंदों को जानेगा। अब मेरा प्रश्न है कि मनोवर्गणा का स्कंद कैसे होगा, स्थूल होगा या सूक्ष्म होगा? हमने देखा है कि मन संबंधी जो कोई वर्गणाएं है, वैसे तो मन दिखाई ही नहीं देता है ना। हृदय स्थान में स्थित 8 पंखुड़ियों के कमलाकार वो मन वहां पर स्थित है, तो कह रहे वो कुछ दिखाई नहीं देता, ऑपरेशन करो आगे पीछे कुछ नहीं दिखाई देता हार्ट का ऑपरेशन करते समय, तो इतना सूक्ष्म है। तो कह रहे हैं कि रुजु विपुलमती, विपुलमती की बात है, रुजु विपुलमती ये जघन्य वाला, जघन्य मैं गलत बोल दिया, जघन्य विपुलमती ये क्या कर रहा है? सूक्ष्म मनोवर्गणा के स्कंदों को जान सकता है। ओके, अब उत्कृष्ट रुजुमती कितना था? नेत्र इंद्रिय प्रमाण द्रव्य को जान रहा था। अब ये क्या कर रहा है? मनोवर्गणा संबंधी खिरे हुए स्कंद को भी जान सकता है। अब सूक्ष्मता बढ़ते जा रही है, सूक्ष्मता बढ़ते जा रही, तो जितनी सूक्ष्मता बढ़ी उतनी सामर्थ्य या उतना विकास अधिक हुआ, ऐसा समझना। ज्ञान का विकास अधिक हुआ है, ऐसा समझना। ठीक है, तो ये जघन्य विपुलमती सूक्ष्म मनोवर्गणा के स्कंदों को जानता है। अब उत्कृष्ट विपुलमती क्या जानेगा? कह रहे 8 कर्मों के सूक्ष्म परमाणुओं को, परमाणुओं का स्कंद को कौन जान रहा है? ये उत्कृष्ट विपुलमती जान रहा है। अब देखो इसको सूक्ष्म कैसे कह रहे हैं अपन, अगले अध्याय में एक सूत्र आएगा कि कौन से शरीर होते हैं, तो वहां पर कहेंगे औदारिक वैक्रिक आहारक तेजस कार्मान शरीराणी, है ना, वो वहां पर सूत्र है। तो कह रहे हैं परम सूक्ष्म, अगला ही सूत्र है
परम परम मतलब प्रत्येक शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म है। समझ में आया? तो पहले कौन सा है? औदारिक शरीर। औदारिक शरीर मतलब आहार वर्गणा। आहार वर्गणा से सूक्ष्म कौन सी है? तो कह रहे हैं मनोवर्गणा। मनोवर्गणा से सूक्ष्म कौन है? कह रहे हैं कि तेजस वर्गणा। और तेजस से कौन सी सूक्ष्म है? कारमान वर्गणा। ठीक है, ये ऐसा क्रम। तो अब हमने क्या देखा कि रुजुमति मन पर्य ज्ञान तो औदारिक शरीर अर्थात आहार वर्गणा तक ही जानता है, वो कारमान वर्गणा नहीं जान सकता या मनोवर्गणाएं नहीं जान सकता, ये है। लेकिन यहाँ पर रुजुमति विपुलमति मन पर्य ज्ञान ये क्या कर रहा है? ये मनोवर्गणा तक को जान पा रहा है। जब मनोवर्गणा को जान रहा है तो औदारिक शरीर को तो जानेगा ही जानेगा। समझ में आ रहा है क्या? ये और उत्कृष्ट विपुलमति क्या कर रहा है? कारमान वर्गणा के योग्य स्कंद को भी जान सकता है। समझ में आया? तो ये द्रव्य अपेक्षा ये दोनों कैसे जान रहे हैं इसकी बात आई। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और एक खड़ा करता हूं मैं, थोड़ा सा, ये भी एक इंटरेस्टिंग प्रश्न है। हाँ, वैसे आगे चलकर एक सूत्र आने वाला है कि अवधि ज्ञान, उत्कृष्ट अवधि ज्ञान कितना जानता है। सूत्र में बताता हूं आपको। सूत्र है सूत्र नहीं है लेकिन हाँ, अवधि ज्ञान का विषय, अवधि ज्ञान का विषय क्या है? एक परमाणु बताया गया है। कितना? एक परमाणु। अर्थात अवधि ज्ञान का जो द्रव्य है, कितना द्रव्य, मैक्सिमम, कम से कम द्रव्य कितना जानेगा, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन सा द्रव्य जानेगा? तो कह रहे एक परमाणु तक को जान सकता है। और फिर आगे सूत्र क्या आया है? तद अनंत भागे मन पर्यस्य, अर्थात मन पर्य ज्ञान अवधि ज्ञान के जाने हुए विषय का अनंतवा भाग जान लेता है। अब अवधि ज्ञान ने परमाणु को जान लिया तो परमाणु का अनंतवा भाग क्या है साहब? अपन नहीं बोल सकते। देखो ये सूत्र है अपने पास में, उसका कोई खुलासा नहीं। अब देखो वैसी बात यहाँ पर है। अब देखो प्रश्न में ये क्यों खड़ा कर रहा हूं? क्योंकि अवधि ज्ञान का विषय परमाणु कहा और परमाणु का अनंतवा भाग ये मन पर्य जान रहा है। अब देखो यहाँ पर उत्कृष्ट विपुलमति ने क्या जाना है, आप थोड़ा सा मुझे देखकर बताइए। उत्कृष्ट विपुलमति ने क्या जाना है? कर्मों के सूक्ष्म परमाणु के स्कंद को जाना है। क्या कर रहा है? वो कारमान वर्गणाओं के स्कंद को जान रहा है। ठीक है। और अवधि ज्ञान क्या जान रहा है? उत्कृष्ट अवधि ज्ञान एक परमाणु को जान रहा है। प्रश्न क्या आना चाहिए? ये उत्कृष्ट मन पर्य ज्ञान अर्थात विपुलमति कारमान वर्गणाओं के स्कंद को जान रहा है और उत्कृष्ट सर्वावधि ज्ञान जो है वो एक परमाणु को जान रहा है। कौन सा सूक्ष्म और कौन सा स्थूल है, मतलब छोटा बड़ा कौन है? मुझे आप थोड़ा सा विचार करके बोलिए। प्रश्न है आप सबसे, एक परमाणु को जानना ज्यादा स्ट्रांग है या 8 कर्मों के स्कंदों को जानना ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए? क्या है आपका, क्या विचार है? सर्वावधि वाला ये ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, इसे एक परमाणु को जान रहे है ना। देखो परमाणु वाला ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। लेकिन सूत्र क्या दिया है आचार्य ने? आचार्य ने सूत्र ये दिया है कि तद अनंत भागस्य मन पर्यस्य, मतलब
अवधि ज्ञान ने जिसे जाना है उसके अनंत पे भाग को मनपर्य ज्ञान जानेगा। अब ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रश्न है किसी को? मनपर्य ज्ञान ही आएगा ना, क्योंकि वो किसी के मन में स्थित पदार्थों को जान रहा है। हाँ, नहीं ये तो बात बराबर है, इसलिए वही उत्कृष्ट आएगा। नहीं बात बराबर है, लेकिन अब क्या कह रहे हैं, अवधि ज्ञान ने कितने विषय को जाना, कितने द्रव्य को जाना? प्रश्न ये है, अवधि ज्ञान ने कितने द्रव्य को जाना? तो एक परमाणु प्रमाण द्रव्य को जाना। ओके, फाइनल लिमिट एक परमाणु प्रमाण द्रव्य। और मनपर्य ज्ञान ने कितने द्रव्य को जाना? फाइनल लिमिट। तो कह रहे फाइनल लिमिट है ना वो 8 कर्मों का स्कंद रूप, जो समय प्रबद्ध रूप जो खिरते हैं परमाणु, उतने स्कंद को जान सकता है, उसके आगे नहीं। क्यों? उसके आगे भी है ना, स्कंद को ही जान रहा है ना, परमाणु को कहाँ जान रहा है? और ये तो परमाणु को जान रहा है। और 8 कर्मों के घिरे हुए स्कंद छोटा मोटा नहीं, अनंत में होते हैं। तो अनंत परमाणु होंगे तो जान सकता है। लॉजिकली बात आप थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश कीजिए। आपका तर्क ये है कि मन में स्थित है तो मन दिखाई नहीं देता, इसलिए, और वो आत्मा के आश्रित बात है, आत्मा का विकल्प है, इस अपेक्षा से तो ये ज्यादा सूक्ष्म होना चाहिए। और अपेक्षा वही लग सकती है, दूसरी अपेक्षा है ही नहीं। लेकिन इसके बारे में अब ये एक परमाणु एक जगह पर और अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंद एक जगह पर, तो लगता कौन सा है? हमको अवधि ज्ञान ज्यादा सूक्ष्म जान रहा है ऐसा लग रहा है। और साइमल्टेनियसली अपन दोनों का द्रव्य ही देख रहे हैं, तो इसका द्रव्य अधिक है और इसका द्रव्य कम है, इस अपेक्षा से अवधि ज्ञान तो स्ट्रांग दिख रहा है। लेकिन केवल ज्ञान गोचर बात है, यहाँ पर कोई खुलासा नहीं है। अपेक्षा लगानी जैसे आपने बताई कि हाँ ये मन संबंधी विकल्प को जान रहा है, इस अपेक्षा से उसको सूक्ष्म कहा गया है, ऐसा अपने को लगाना पड़ेगा। नहीं तो ये एक प्रश्न ही है जिसके ऊपर कोई खुलासा नहीं है। आपकी जानकारी के लिए ये बात मैंने प्रश्न के रूप में रखी। मेरे पास भी समाधान ऐसा कोई विशिष्ट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़। हाँ भैया, आपने जो विपुल मध्य वाले में जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट लिया था, तो उसका थोड़ा समझना था। उत्कृष्ट में आपने कारमान वर्गना लिया और जघन्य में मनोवर्गना का परमाणु लिया सूक्ष्म। हाँ। तो उत्कृष्ट वाला स्ट्रॉन्ग है या जघन्य वाला स्ट्रॉन्ग है? आपको क्या लगता है? देखो एक छोटी सी प्रश्न, कारमान वर्गना से मनोवर्गना सूक्ष्म होती है, तो वो जघन्य में कैसे आएगी? किसने कहा? कारमान वर्गना से मनोवर्गना सूक्ष्म? नहीं। आहार वर्गना, कारमान वर्गना सूक्ष्म होती है। कारमान वर्गना सूक्ष्म है, आहार वर्गना से मनोवर्गना सूक्ष्म, और मनोवर्गना से कारमान वर्गना सूक्ष्म है। ठीक है, ये बात है। ऐसा नहीं है कि मनोवर्गनाएं क्यों सूक्ष्म है, स्थूल है कारमान वर्गना से? अरे मन को बनाने में भी कौन काम कर रहा है? वहां पर अपने कर्म का ही उदय है ना। तो मन स्थूल रूप से आप देखो कि शरीर का भाग है ना, तो शरीर का भाग होने से ये आहार वर्गना के पास वाला ही होना चाहिए मन वाली वर्गणाएं। ये उससे सूक्ष्म तो तेजस शरीर वाली वर्गणाएं होगी, और उससे सूक्ष्म कारमान शरीर वाली वर्गणाएं है। और देखो परे सूक्ष्म जैसे औदारिक, वैकरिक और आहारक, ये असंख्यात के इसमें सूक्ष्म है। मन भी मान लीजिए असंख्यात के रूप में सूक्ष्म है, लेकिन तेजस वर्गणा का जो तेजस वर्गणा है ना, ये अनंत गुणे सूक्ष्म है, और तेजस से अनंत गुणे सूक्ष्म कारमान वर्गणा है। समझ में आ रहा है क्या? तो बहुत सूक्ष्म है, आप इतना ही समझ लीजिए। सूक्ष्मता बहुत, पहले असंख्यात और कहा अनंत।
अनंत अपने माथे का काम नहीं है, अनंत तो केवल ज्ञान गोचर प्रकरण है, तो ये बहुत सूक्ष्म है, इतना ही हमको लगाना है। तो औदारिक शरीर मतलब बहुत स्थूल बात जान रहा है, लेकिन कारमान शरीर, कारमान वर्गणा संबंधी जान रहा है तो बहुत सूक्ष्म हो गई है, और उससे भी सूक्ष्म एक परमाणु हो गया। कारमान वर्गणा के स्कंद से भी सूक्ष्म एक परमाणु हो गया, इतना सूक्ष्म जान रहा है। ठीक है, कहने की बात इतनी है कि मनोवर्गणाएं कारमान वर्गणा से स्थूल है, इतना ही निष्कर्ष है। ओके, आप चाहो तो भैया जी, हाँ सर्वरोधी वाला तो समस्त लोग को जान रहा है, 3 लोग को, और ये ढाई क्षेत्र को ही जान रहे, तो भी मन पर्याय ज्ञान ही श्रेष्ठ है। हाँ, देखो क्षेत्र अपेक्षा अपन अभी चर्चा नहीं कर रहे, उसके ऊपर आएंगे अपन। क्षेत्र अपेक्षा अपन चर्चा नहीं कर रहे, अपन चर्चा जो कर रहे हैं अपन द्रव्य अपेक्षा चर्चा कर रहे हैं। वो क्षेत्र में अपन जाएंगे तो उसकी भी चर्चा करेंगे, अभी अगला विषय वही लेना है तो उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इतना है कि मान लो कि मैं 3 लोग को जान रहा हूं, हाँ 3 लोग को जान रहा हूं, और मैं आपको एक फोटो में होता है एक जूम इन जूम आउट होता है, बराबर। हमको मान लीजिए एक पिक्चर देख ली, ओके, पिक्चर में मान लो हमारे स्कूल के ही सभी अपने दोस्त थे, उन सबको हमने देखा, तो ये क्या था, ये स्थूल देख लिया, उसमें सब छोटे छोटे डॉट 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 दिखाई दे रहे। अब क्या किया, एक विशिष्ट चेहरे के ऊपर ही पूरा फोकस किया और उसको झूम कर दिया, तो अब क्या दिखाई दे रहा है, वो चेहरा एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, राइट। अन्य तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन एक विशिष्ट दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो गया, ये सूक्ष्मता में देखने की सामर्थ्य हो गई। समझ में आ रहा है, क्षेत्र उतना ही है, लेकिन उसी क्षेत्र में एक पर्टिकुलर को बहुत ज्यादा फोकस करके देखना, ये सूक्ष्मता से देखने की बात हो गई। और इसी को मन पर्याय ज्ञान अधिक सूक्ष्मता से जानता है। मतलब अवधि ज्ञान क्या करता होगा, एक फोटो को जान रहा है, वो फोटो फ्रेम को जान रहा है, लेकिन मन पर्याय ज्ञान उस फोटो फ्रेम में एक एक स्थित को एकदम सूक्ष्मता से जानता होगा। ये ऐसा हमको लगाना पड़ेगा, तभी तो अवधि ज्ञान से सूक्ष्म मन पर्याय ज्ञान लगाना पड़ेगा। ओके, एक बात तो ये है। और दूसरी बात, हमने आपको याद होगा कि हमने 5 ज्ञानों का जो क्रम लिखा है वो उसमें क्या है, उसमें उत्तरोत्तर प्रत्येक ज्ञान सूक्ष्म होते जा रहा है, अर्थात विशुद्धता बढ़ते जा रही है। अर्थात अवधि ज्ञान के माध्यम से पदार्थ को जानने के लिए जितनी विशुद्धता चाहिए, उससे ज्यादा विशुद्धता मन पर्याय ज्ञान के माध्यम से पदार्थ को जानने की चाहिए। समझ में आ रहा है? तो वहां पर विशुद्धता भी बढ़ते जा रही है। जब विशुद्धता बढ़ती है तो अपने आप सूक्ष्मता भी बढ़ती है। ठीक है, हाँ, मतलब निष्कर्ष क्या था कि वो 3 लोग को जान रहा है और ये 2.5 द्वीप के अंदर ही जान रहा है, लेकिन 2.5 द्वीप के अंदर वो चप्पा चप्पा और कोना कोना अच्छे से जान सकता है, ये समझना। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्षेत्र की बात कर रहे हैं अपन। हाँ, अभी द्रव्य संबंधी चर्चा हो गई। जघन्य रुजुमति, उत्कृष्ट रुजुमति, जघन्य विपुलमति, उत्कृष्ट विपुलमति। ठीक है, अब क्षेत्र संबंधी चर्चा करेंगे। क्षेत्र मतलब कितनी पेरीफेरी, कितनी एरिया को जानेगा। पेरीफेरी कहने की अपेक्षा एरिया ज्यादा ठीक है। कितने एरिया की जानेगा, ये बात अब देखनी है। तो कह रहे हैं कि जघन्य रुजुमति जो है ये पृथकत्व कोश प्रमाण जानेगा, पृथकत्व कोश प्रमाण जानेगा। ओके, और उत्कृष्ट रुजुमति ये पृथकत्व योजन प्रमाण जानेगा। एक कोश मतलब आप मोटा मोटा एक योजन इज 13 किलोमीटर और एक कोश इज इक्वल्स टू सम 4 किलोमीटर के हिसाब से पकड़ लीजिए, तो 3.5-4 किलोमीटर जो कुछ लगता है। तो कह रहे इतना फर्क है। कितने प्रमाण जान रहा है, मतलब आप थोड़ा सा विचार कीजिए
कि मान लीजिए 10 किलोमीटर दूर कोई व्यक्ति है, ओके, उसके मन में स्थित जो विकल्प, उस विकल्प को मैं अभी यहां बैठकर मैं जान सकता हूं। समझ में आया क्या? ये क्या कह रहे हैं? ये उत्कृष्ट रुजुमति की बात हो गई। और जघन्य रुजुमति क्या था? वो तो एक कोश के अंदर ही कोई व्यक्ति हो तो उसके मन की जान सकता है। ओके, आप देखो ना, अपने आप में एक चैलेंजिंग बात, वस्तु सामने नहीं है, एग्जैक्टली मेरे सामने, आंखों के सामने नहीं है, ऐसा होते हुए भी इतनी दूर की वस्तु अपने आप में परोक्ष, उसके मन में स्थित विकल्प को मैं यहां पर बैठकर जान रहा हूं। अब बहुत जादू है कि नहीं? मतलब आज हमको थोड़ा सा कोई जादू टोना दिखाई दे तो हम चमत्कार चमत्कार कहने लगते, या ऐसे चमत्कार से युक्त अपने भावलिंगी संत होते थे। इसमें क्या मतलब आश्चर्य कि कोई ऐसा छद्मस्त जीव हो भी जाए तो क्या उसमें बड़ी बात है। और देखो ना, इन्होंने कोई मंत्र विद्या कुछ नहीं करी होगी, ये तो दिन रात वो मंत्र की जाप करते होंगे, लेकिन इन्होंने बस एक अपने आत्मा का आश्रय किया और ये मनपर्य ज्ञान प्रकट हुआ। मनपर्य ज्ञान प्रकट करने के लिए इन्होंने कोई मंत्र या कोई तंत्र सीखा नहीं, किसी का आशीर्वाद लिया नहीं, कुछ नहीं, किसी यंत्र आदि को खुश किया नहीं। इन्होंने बस एक अपने निज आत्म स्वभाव का आश्रय लिया और आश्रय से यह ऐसी रिद्धि प्रकट हो जाती है। मतलब दो तरीके हैं, एक तो पढ़ाई करनी है हमको, तो याद कैसे करना? एक तो आत्मा के आश्रय से तुम्हारा क्षम अपने आप बढ़ जाएगा, एक, और दूसरा कह रहे तुम एक एक चीज को अच्छे से याद करो। अब एक चीज को याद करने जाएंगे तो दूसरी चीज को भूल जाओगे, पहले की चीज को याद करने जाओगे तो अभी याद किए उसको भूल जाओगे, तो ये ऐसी तकलीफ आ जाएगी। ओके, लेकिन मनपर्य ज्ञान की माध्यम से ये जो रिद्धि प्रकट हो गई है, ये ऐसी रिद्धि कि ये अभी यहां से उपयोग लगाए और चाहे जिसके बारे में खबर ले सकता है। ओके, अब देखो ना, मान लो 8-10 किलोमीटर दूर कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ मतलब कोई व्यक्ति है, ओके, उसके मन में स्थित पदार्थ को जानना। अब उसके मन में अगर वो पदार्थ इर्द गिर्द के पेरीफेरी में हो तो जानेगा। मतलब क्यों? इसकी रेंज कितनी थी? रेंज समझो 13 किलोमीटर की है, तो 13 किलोमीटर के अंदर ही अगर उसका पदार्थ हो, उसका विकल्प हो तो उस पदार्थ को जान पाएगा, नहीं हो तो नहीं जान पाएगा। ओके, ये तो हमने क्षेत्र संबंधी बात करी। अब क्षेत्र के साथ साथ आप काल लगाकर देखना, समझ में आ रहा है क्या? काल के साथ साथ द्रव्य लगाना और द्रव्य के साथ साथ भाव लगाना, ये चारों बातें एट ए टाइम काम करेगी। ठीक है, तो अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है, फिर भी अपन अलग अलग करके देख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा इजी लग रहा है, लेकिन सबको द्रव्य क्षेत्र काल भाव इन सबका विषय एक साथ लगाए तो ये अपने आप में विशेष चिंतनीय विषय हो जाता है कि कितना वो डेप्थ में जान लेता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की एक साथ जाने, और काल में भी देखना पड़ेगा आगे पीछे कितना जान सकता है, क्योंकि यहां पर कह रहे ना चिंतित, अचिंतित और अर्धचिंतित। अचिंतित मतलब अभी भविष्य में वो चिंतन करेगा, भविष्य में क्या चिंतन करने वाला ये मनपर्य ज्ञानी जान रहा है, लेकिन सामने वाला जीव नहीं जान रहा है। ऐसा हो सकता है, मतलब ये सामर्थ्य। और इसके ऊपर से ही जब मनपर्य ज्ञान ही आगे की सब क्या चिंतन करने वाला ये नक्की है तभी तो जान रहा है, अगर नक्की नहीं होता तो ये कैसे जान पाता। इससे ही क्रम नियमितता, होने वाली घटना निश्चित है, इसकी सिद्धि कर लेते हैं। और जब एक की बात सिद्ध होती है तो समस्त जीव राशि और समस्त द्रव्य राशि के ऊपर यह बात घटित होती है कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र स्वाधीन अपने में अपने समय में ही होता है, अन्य समय में नहीं होता है, पर के आश्रय से नहीं होता, ऐसा सहज निश्चित हो जाता है। ऐसे क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत भी इसी में से डिराइव होने वाला है। ठीक है, आ जाइए, क्षेत्र की बात कर रहे थे अपन ने, जघन्य रुजुमति की बात की, पृथकत्व कोश प्रमाण, और उत्कृष्ट रुजुमति की बात
पृथकत्व योजन प्रमाण। पृथकत्व का अर्थ है यहाँ पर 3 से 9 के बीच में एक सांकेतिक संज्ञा। क्या कहा? 3 से 9 के बीच में एक सांकेतिक संज्ञा। कितनी है? 3 है या 9 है? तो कह रहे इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। ये केवल ज्ञान गोचर प्रकरण है, तो इसके बीच में जो कोई कोश होगा उसकी बात है। मतलब पृथकत्व कहकर कम से कम 3 कोश प्रमाण की बात है और ज्यादा से ज्यादा 9 कोश प्रमाण की बात है। और पृथकत्व योजन कहकर 3 योजन से 9 योजन के बीच में की बात है। मतलब उनमें भी रेंज है। अब इसमें ऐसा लगा सकते हैं कि उत्कृष्ट रुजुमती में भी वेरिएशंस पाए जा सकते हैं और जघन्य रुजुमती के भी ये वेरिएशंस ऐसा भी लगा सकते हैं, या फिर वो फिगर ही पृथकत्व कहकर इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, ये बात कह रहे हैं। अब जघन्य विपुलमती का, हाँ बोलिए। ये अचिंतित भी जान रहा है तो उससे भी उत्कृष्टता सिद्ध हो जाती है मन पर्याय ज्ञान। किससे? अच्छा, अवधि ज्ञान से मन पर्याय ज्ञान उत्कृष्ट सिद्ध हुआ, ये कहना है आपको? हाँ, देखो ऐसा तो ठीक है, भी जान रहा है ना। हाँ हाँ, देखो अब अवधि ज्ञान क्या जान रहा है मालूम है? अवधि ज्ञान ने जान लिया कि तुम्हारी आयु और 10 वर्ष की है, तो इसने भी तो जान लिया है ना। आगे का 10 साल आगे का जान लिया कि नहीं जान लिया, या 50 साल और तू जिएगा ये जान लिया कि नहीं जान लिया। देखो जैसे कल ही प्रश्न आया ना नीता भाभी का कि समनभद्र के गुरु ने उनको क्यों रोका, तो उन्होंने अवधि ज्ञान से जाना क्या। तो अब मान लो किसी गुरु ने अपने शिष्य की अवस्था को जान लिया, अवधि ज्ञान से जान लिया, तो जानकर फिर क्या किया? जानकर बोल दिया। जैसे समाधि लेनी है ना, तो समाधि लेते समय ये अवधि ज्ञान कार्यकारी हो जाता है। तो पहले के जमाने में निरपेक्ष अपने आचार्य कह देते थे, हाँ भाई ठीक है तुम समाधि ले लो तो ले लो, खत्म। नहीं तो तुम्हारी अभी तक स्थिति दिखाई देती है तो वो मना भी करते होंगे। देखो कितनी बड़ी वो जिम्मेदारी थी, इसलिए वो अवधि ज्ञान का उपयोग उस समय में उस रूप में यूज किया, तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, अब आपका जो तर्क है, आपका ये तर्क है कि अचिंतित विषय को जाना इसलिए मनोपर्य ज्ञान ज्यादा सूक्ष्म, ये आपका तर्क है। हाँ, ये भी एक तर्क लिया जा सकता है, लेकिन अवधि ज्ञान भी कम नहीं है, ये भी बहुत आगे की जान सकता है। जैसे हमने कल अवधि ज्ञान का क्या देखा था? काल अपेक्षा हमने देखा था कि पल्यों में देखा था, पल्यों में पल्य प्रमाण जानेगा। ओके, तो कह रहे कि असंख्यात पल्यों में जान सकता है, इतनी इसकी सामर्थ्य है सर्वावधि ज्ञान की। और उत्कृष्ट देशावधि की बात हमने देखी थी कि एक पल्य प्रमाण असंख्यात वर्ष को जान सकता है। तो एक पल्य प्रमाण तो जानेगा ही जानेगा, और ये तो आगे असंख्यात गुना उसको जान सकता है। तो अपने आप अवधि ज्ञान की भी सीमा बहुत बड़ी है। इससे माध्यम से पूर्व के कितने ही भव अवधि ज्ञान भी जान सकता है। समझ में आया? मतलब वो पूर्व में किसी जीव को किस काल में सम्यक तो हुआ होगा, वो कैसे देखेगा? उसके कर्मों के निषेकों को देखेगा, और वहां पर उसको सम्यक्त्व का कुछ दिखा नहीं दिखा, अर्थात दर्शन मोहनीय का कोई सत्व नहीं दिखा, बोल दिया ये हो गया इसको सम्यक्त्व। तो ये उस समय की देखकर जान सकता है, भूतकाल की भी जान सकता है, भविष्य काल की भी जान सकता है। तो ऐसा अवधि ज्ञान का भी सामर्थ्य है। तो सामर्थ्य कम नहीं है, फिर भी मतलब भविष्य संबंधी भी अवधि ज्ञान जानने ही वाला है ना, वो भी अचिंतित अघटित ही बात है ना अवधि ज्ञान में, और मनोपर्य ज्ञान में भी ये अचिंतित मतलब अघटित बात ही है। तो दोनों बराबर है, लेकिन अवधि ज्ञान कम है, ये बात अभी भी सिद्ध नहीं हो रही है। ठीक है, देखते हैं और आगे बढ़ेंगे। रुजु विपुलमति पृथकत्व, अभी रुजु विपुलमति की बात कर रहा हूं, रुजु विपुलमति का क्षेत्र।
पृथकत्व योजन प्रमाण जानता है। क्या कहा? पृथकत्व योजन प्रमाण। अब उत्कृष्ट ऋजुमती का भी क्या था? पृथकत्व योजन प्रमाण ही था, और यहां पर भी पृथकत्व योजन प्रमाण। तो क्या अर्थ लेना कि वो पहले वाला पृथकत्व योजन से ये वाला पृथकत्व योजन कुछ अधिक होगा। कितना अधिक होगा अपने को मालूम नहीं, लेकिन थोड़ा तो अधिक होना चाहिए। क्यों? ये विपुलमती है इसलिए। और विपुलमती क्या विषय को जान रहा है? वो वक्र विषय को जान रहा है, कुटिल विषय को जान रहा है। और ये ऋजुमती क्या है? सरल विषय को जान रहा है। ठीक है, भले ही उतनी ही जगह हो, मान लो 10 किलोमीटर की ही एरिया है, लेकिन 10 किलोमीटर में स्थूल स्थूल जानना और 10 किलोमीटर में सूक्ष्म जानना, दोनों में फर्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उत्कृष्ट विपुलमती की का काल देखते हैं। मनुष्य लोक प्रमाण, सॉरी क्षेत्र की बात थी ना, आई एम सॉरी। मनुष्य लोक प्रमाण। मनुष्य लोक प्रमाण मतलब क्या? अरे 2.5 द्वीप। मनुष्य लोक प्रमाण मतलब 2.5 द्वीप समझना। लोक प्रमाण कह दिया तो 3 लोग आ जाता है, लेकिन मनुष्य लोक प्रमाण कह दिया तो 2.5 द्वीप। ओके, लेकिन एक ब्रैकेट में लिख लेना, समचतुरस्त्र। समचतुरस्त्र समान चौकोर प्रमाण मानना, समान चौकोर प्रमाण। अब मेरा एक प्रश्न है, अपना 2.5 द्वीप स्क्वायर यहां चौकोर कह रहे हैं, और अपना 2.5 द्वीप कैसा है? ये सर्कल है ना, थाली के आकार का है ना। तो पहले जम्बू द्वीप 1 लाख योजन प्रमाण थाली, ठीक है। फिर लवण समुद्र वो एक थाली, फिर पुष्करवर, नहीं नॉट पुष्करवर, दूसरा क्या है, धात की खंड हो गया। उसके बाद कालोदधी, उसके बाद पुष्करवर, राइट। 45 लाख योजन कैसे होता है आप सबको पता है ना? कितने जनों को पता है? या मैं बताऊं? अभी बता देता हूं, चलो देखो। इमेजिन कीजिए एक सर्कल जम्बूद्वीप 1 लाख योजन प्रमाण, ओके। अब दूसरा सर्कल निकालिए, दूसरा सर्कल का थिकनेस मतलब उसकी विड्थ, इस साइड में 2 लाख योजन, इस साइड में 2 लाख योजन, मतलब कितनी हो गई? सेंटर से या डायमीटर कितना हुआ? डायमीटर कितना होगा? जम्बूद्वीप का डायमीटर 1 लाख योजन, और यहां दो कितने हो गए टोटल? 5 लाख, राइट, 5 लाख हो गए। अब क्या करना है? और दुगना कीजिए, किसका? धात की खंड का दुगना कीजिए, 2 का दुगना, दोनों साइड में दुगना दुगना करना है। तो 4 लाख योजन इस साइड में, 4 लाख योजन इस साइड में, कितने हो गए? तो ये 8 और 5 कितने हो गए? 13 हो गए, 13 लाख योजन हो गए। अब आगे, अब कालोदधी कितने किए थे अपन ने? 4 किए थे ना। अब 4 दूना 8, डबल कर दीजिए, यहां पर 8, यहां पर 8, ओके। 8 13 और 16, 8 किए ना, 13 और 16 कितने हो गए? 29 हो गए क्या? 29 हो गए, करेक्ट। अब 8 का दुगना कीजिए, 16 कितने हो गए? पुष्करवर द्वीप कितना है? 16 उस साइड में, 16 इस साइड में, कितने हो गए? 32 हो गए। लेकिन हमको क्या लेना है? पुष्कर अर्ध द्वीप लेना है। तो क्या करेंगे? उस 16 का फिर से आधा करो, दोनों साइड में आधा आधा कर दो, तो 16 का आधा 8, और यहां पर 8, तो और 16 ऐड कर दीजिए। 29 में 16 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 45 होगा। देखो आप ना सर्कल निकालिए, पहले जम्बूद्वीप का सर्कल 1 लाख वाला, फिर लवण समुद्र का सर्कल कितना डायमीटर होगा? 2.5 वाला, ठीक है। फिर कालोदधी का सर्कल निकालना, कालोदधी का कितना निकालेगा? ये
हाँ 2.5 and 4 and 2.5 6.5 का, ठीक है। और फिर उसके आगे ऐसा बढ़ाते जाइए, 6.5 मतलब 13 हो गया, फिर 29 का आधा 14.5 का, और फिर पुष्कर आर्द्र द्वीप का कितना लेंगे 22.5, ठीक है। अब इतनी बात मैंने क्यों की, अपना ढाई द्वीप जो है ये 45 लाख योजन प्रमाण खाली आकार का है, राइट, खाली आकार का है। और यहां पर मनपर्य ज्ञानी को चौकोर 45 लाख योजन की जानकारी हो रही है। मतलब क्या, लेंथ और ब्रेड्थ 45 बराबर, और अगर डायमीटर 45 लगाएंगे तो क्या हो रहा है, एक स्क्वायर इमेजिन कीजिए, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, इंस्क्राइब इन रेक्टेंगल में एक सर्कल इंस्क्राइब हुआ है। तो आप नोटिस करेंगे, मान लो जैसे ये मोबाइल है ना, ये गोल है, तो ये गोल है, तो ये गोल जब कर रहे हैं अपन, तो यहां का कोना, यहां का कोना, यहां का कोना, यहां का कोना, ये क्या है, ये कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहां पर कह रहे हैं मनपर्य ज्ञान के ऐसे स्क्वायर के आकार में कवर होता है क्या, क्षेत्र मनपर्य ज्ञान संबंधी, ओके। अभी ढाई द्वीप के अंदर ही मनुष्य है, ढाई द्वीप के बाहर वहां पर कॉर्नर्स में कौन है, कह रहे देव और तिर्यंच रहते हैं, ठीक है। तो देव और तिर्यंचों के मन में स्थित पदार्थ को वो जान सकते हैं, समझ में आएगा। मतलब चिंतित, अचिंतित और अर्धचिंतित, इन विषयों को वो जान सकता है मनपर्य ज्ञान, ठीक है। अब देखो ना, और एक विशेष बात, देव क्या है, वैक्रियक शरीर वाला। एक तो मतलब हमको अपनी आंखों से नहीं दिखाई देगा, लेकिन इनको मनपर्य ज्ञान के माध्यम से एक तो देव दिखेगा, देव का मन दिखेगा, और मन के माध्यम से उसने जो चिंतन किया है वो भी देख लेंगे। समझ में आ रहा है क्या। तो अपने आप में विशेष सामर्थ्य है इस मनपर्य ज्ञान में, और ये उन कोनों में भी जान लेता है, इतना विशेष समझना, ठीक है। समचतुरस्र मतलब सिमेट्रिकल, इतना एक बात आती है। तो ये मनपर्य ज्ञान संबंधी एक चिंतन अपना हो गया है थोड़ा बहुत। एक प्रश्न मेरे पास में, एक प्रश्नोत्तरी है, जिज्ञासा समाधान, ओके। ये रतनलाल जी ने इसके बारे में, इसके ऊपर लिखा है, समाधानकर्ता रतनलाल जी बैनडा है। और ये इसमें एक प्रश्न है, विपुलमति मनपर्य ज्ञान का विषय क्षेत्र, ठीक है। विपुलमति मनपर्य ज्ञान का विषय क्षेत्र, हमने अभी उसी की चर्चा की ना। तो 45 लाख योजन, तो ये किस रूप में लेना है उसकी बात है। प्रश्न ये खड़ा हुआ है, समय तो हो गया, अपन इसकी कल चर्चा लेंगे। इंटरेस्टिंग विषय है कि मान लीजिए सूर्य का प्रकाश कैसे जाता है, सूर्य यहां पर है, उसका प्रकाश इतना है, तो जैसे जैसे सूर्य घूम रहा है तो इसका प्रकाश भी घूम रहा है, राइट। अब मान लीजिए मेरे मनपर्य ज्ञान की पेरिफेरी 45 लाख योजन है ना। तो 45 लाख योजन है, तो मान लीजिए मैं अब मानुषोत्तर पर्वत पर खड़ा हूं, कोई मुनिराज विपुलमति, उत्कृष्ट विपुलमति मनपर्य ज्ञान वाले मुनिराज मानुषोत्तर पर्वत पर खड़े हैं। तो क्या उनका मनपर्य ज्ञान का विषय क्षेत्र होगा, ये हमको कल देखना है, अपन इसका विचार करेंगे, ठीक है। आज कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अपन जिनवानी स्तुति करेंगे। भैया जी